चलिए दोस्तों, आज जो है हम अंग्रेज कौन थे और किस तरीके से उन्होंने अपने भारत देश को गुलाम बनाया, इसको एक कहानी के तौर पे समझते हैं। अक्सर हम जानने की कोशिश करते हैं कि अंग्रेज कौन थे और किस तरीके से उन्होंने जो है भारत को गुलाम बनाया। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि 1498 ईस्वी में भारत की खोज जो है वास्को डी गामा ने किया। वो समुद्री मार्ग से जो है भारत के काली तट पे पहुंचा था और भारत को उसने जाना। फिर यहाँ की सूचनाएं उसने जो है अपने देशों में बताई। उस समय जो है आपके नाव के माध्यम से ही लोग एक देश से दूसरे देश में जाते थे। नए नए देशों की खोज होती थी, जिसमें हमारे भारत की खोज जो है 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने किया। ब्रिटेन, जिसका आप लोग नाम जानते होंगे, ब्रिटेन जो है वह अगर कहा जाए तो पूरे विश्व में पहले से ही सबसे शक्तिशाली राष्ट्र रहा है और उसने लगभग 200 देशों पर जो है शासन किया। कारण ये था कि वहाँ के लोग पहले से ही जो है विकसित थे और अपने बुद्धि के बल पे विभिन्न देशों पर उन्होंने जो है शासन किया। 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की एक कंपनी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, वह ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई। 1600 ईस्वी, इस पर आप गौर करेंगे। ईस्वी में ब्रिटेन की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में व्यापार करने के लिए आई और उसने यहाँ पे व्यापार करना शुरू किया। कुछ दिनों यानी कई वर्षों पश्चात जो है इस कंपनी को काफी लाभ हुआ और इसके जो भी कार्यकर्ता थे, जो भी इस कंपनी में काम करने वाले थे, वो एक तरह से मालामाल हो गए। अब ये जो है जो ये कंपनी के लोग यहाँ आए थे वो अस्थायी रूप से अब यहाँ रहने की व्यवस्था करने लगे। इन्होंने जो है यहाँ के शासकों से कहा कि आप हमें जो है व्यापार करने के लिए एक छोटा कोठी बनाने के लिए दीजिए, जिसमें हम रह सकें और अपना व्यापार कर सकें। यहाँ के जो शासक थे उन्होंने जो है सोचा कि भाई हमारे यहाँ ये लोग व्यापार करने के लिए आए हैं तो क्यों ना हम इनको जो है जगह दे दें। हमारे देश के शासकों में कोई शंका, कोई संदेह नहीं था, कोई डाउट नहीं था। उनको ये नहीं मालूम था कि जिसको हम जो है पनाह दे रहे हैं एक दिन हमारे ही देश पर शासन करने लगेंगे। उन्होंने जो है इस चीज़ों से अपरिचित होकर, यानी वो कोई डाउट किए बगैर जो है हमारे देश के जो शासक थे उन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को जो है कोठी बनाने के लिए जगह दे दी। धीरे धीरे ये अपनी कोठी बनाते गए और उसमें जो है अपना रहते, खूब धन आपके इंडिया से कमाते और फिर जो है अपने देश चले जाते थे। इस प्रकार से जैसे कि लोग विदेश में जाकर पैसा कमाते हैं, उस तरीके से वो जो है यहाँ आकर और हमारे यहाँ से धन कमा के जो है जा रहे थे। ब्रिटेन
के शासकों को ये मालूम हुआ कि भाई जो हमारे यहाँ से जो कंपनी गई है इंडिया में वो काफ़ी पैसा कमा रही है। उन्होंने कहा कि भैया आप काम करो, लेकिन मेरा रेगुलेशन रहेगा, मेरे नियम कानून जो रहेंगे उस अनुसार आपको काम करने हैं। तो ब्रिटेन का जो शासक था उसने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पर तमाम नियम लगाए, जिसमें आप पढ़े होंगे कि जो है रेगुलेटिंग एक्ट, तमाम एक्ट पारित किए गए, नियम बनाए गए। धीरे धीरे ब्रिटेन के शासक भी जो है अब इन ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ही जो है पैसा कमाने लगे, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ब्रिटेन के शासक का एक कठपुतली हो गई। यानी ब्रिटेन का शासक भी जो है सारा काम जो है वहां से करने लगा। अब यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वो उसके कर्मचारी बने। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से ही आई थी, इसलिए ब्रिटेन के निवासियों को अपने देश के शासकों की बात माननी ही थी। इस प्रकार धीरे धीरे ब्रिटेन का जो शासक था यहाँ नियम पास करता गया, और इस देश में जो है उसने तमाम तरह के नियम लगा दिए। फिर आपका जो है एक दौर ऐसा आता है जिसमें यहाँ के शासकों को जो है कुछ डाउट नजर आते हैं। जैसे वो समय है 1757 ईस्वी का आप लोगों ने अपने इतिहास में जिक्र सुना होगा कि प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध माना जाता है कि प्लासी के युद्ध के बाद से अंग्रेजों की नींव जो है यहाँ पर पूरी तरह से जो है हो गई, और यहाँ पे अस्थायी रूप से वो जो है शासन करने का जो ये कहा जाए कि उनके अंदर विश्वास जो है हो गया। एक चीज हम आपको बताना भूल गए थे कि अंग्रेज जो है ब्रिटेन के निवासियों को ही अंग्रेज कहा जाता था, इस बात से आप परिचित हो जाए। अब एक ऐसा दौर आता है 1757 ईस्वी का, जिसमें बंगाल का नवाब जो है सिराजुद्दौला है। बंगाल का शासक जो है वो सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला को यह महसूस होने लगा, एक उसको यह संदेह हुआ कि भाई अंग्रेज यहाँ पे अपने जो है सेना इकट्ठा करते जा रहे हैं, यहाँ पे वो जो है व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे वो जो है सैनिक इकट्ठा कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं, और अपने कोठियों के अगल बगल जो है सेना इकट्ठा किए हुए हैं। यह क्रम बहुत धीरे धीरे चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद यानी 1757 ईस्वी आते आते जो है सिराजुद्दौला को यह बात महसूस हो गई कि लग रहा है कि अंग्रेज जो है वो हम पर हुकूमत करना चाहते हैं। तो सिराजुद्दौला जो है वहाँ का उस समय का बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, और अंग्रेज का गवर्नर जनरल जो था, अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड क्लाइव था। तो लॉर्ड क्लाइव को सिराजुद्दौला ने जो है चैलेंज किया, कहा कि भैया आप जो है यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए हो, और आप जो है ये सेना क्यों आप रख रहे हैं, ये हमको आप डराने का काम क्यों कर रहे हैं। इस तरीके से जो है उनमें एक ऐसी मतलब बातचीत होती है जिसमें सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव को जो है विरोध करते हैं। अब स्वाभाविक सी बात है कि जब उन्होंने अपनी पैठ यहाँ बना ली है और अपनी सेना रख ली है, तो वो भी अब डर नहीं रहे थे। उन लॉर्ड क्लाइव ने भी जो है इनसे बहस की सिराजुद्दौला से, और
समय ऐसा आता है कि सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव में जो है एक युद्ध जो है निश्चित हो जाता है और दोनों के बीच जो है एक युद्ध होता है जिसको हम प्लासी का युद्ध कहते हैं। इस प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब जो है सिराजुद्दौला की हार होती है और लॉर्ड क्लाइव जो है जीत जाता है। लॉर्ड क्लाइव की ये जीत जो है अंग्रेजों के मन में, अंग्रेजों के जहन में एक विश्वास दिला देती है कि अब हम मजबूत हैं। उन्हें एक आत्मविश्वास बन जाता है कि हम मजबूत हैं और हम भारत पे शासन कर सकते हैं। इसलिए इतिहास में ये माना जाता है कि 1757 ईस्वी को जो है एक नींव जो है अंग्रेजों की अस्थायी नींव पड़ जाती है भारत में। फिर एक दौर आता है 1857 ईस्वी का। 1757 और 1857 के बीच में लगभग 100 वर्ष का जो है फासला है। बीच में हमारे यहाँ के जो भी शासक हैं वो अंग्रेजों से दबे रहते हैं, विरोध जरूर करते हैं, लेकिन उनके विरोध को दबा दिया जाता है। हमारे देश की जनता ये जरूर सोचती है कि अंग्रेज हम पर गुलामी उठाए हुए हैं, हमको गुलाम बनाए हुए हैं, लेकिन उसका विरोध जो हमारे भारत की तरफ से होता है उसको किसी न किसी तरफ दबा दिया जाता है। 1857 आते आते एक बार फिर ज्वाला फटती है और उस समय जो है अलग अलग जगहों पे, अपने भारत के अलग अलग जगहों पे हमारे देश के बहुत सारे शासक या क्रांतिकारी जो है एक साथ लड़ते हैं और यहाँ से अंग्रेजों को बाहर खदेड़ने के लिए प्रयत्न करते हैं। लेकिन 1857 में भी जो है अंग्रेजों द्वारा हमारे इस जो बाहर अंग्रेजों को बाहर खदेड़ने की जो हमारा जो मिशन होता है उसको वो फेल कर देते हैं। कारण ये है कि इसमें बहुत सारे इतिहासकार बताते हैं कि 1857 की क्रांति का कोई एक निश्चित उद्देश्य नहीं रहता। हर जगह से ज्वाला तो फूटती है, हमारे वीर सैनिक लड़ने के लिए आगे तो आते हैं, लेकिन इसका कोई नेतृत्व करता नहीं होता है और कोई आपसी एक सहमत नहीं होती है, कोई मिशन नहीं होता है। इसलिए हर जगह जो विद्रोह होते हैं उस विद्रोह को दबा दिया जाता है। फिर अब इसके बाद से जो है एक दौर ऐसा आता है जो 1917 के करीब जो है, जिसमें महात्मा गांधी जो है अफ्रीका से भारत लौटते हैं, यानी 1915 ईस्वी में भारत लौटते हैं। 1917 करीब में जो है वो अपना यहाँ पे आंदोलन शुरू करते हैं, जिसमें आप प्रथम उनका सत्याग्रह भारत में जानते होंगे कि जो है चंपारण से उनका सत्याग्रह शुरू होता है। गांधी जी अपने अहिंसा और सत्य के माध्यम से अंग्रेजी सरकार को घुटने टेकाते हैं। जैसे कि चंपारण में जो है उन्होंने नील विद्रोह में अंग्रेजी हुकूमत को घुटने टेकाया और अपनी बात को वहाँ मनवाए। फिर इसी प्रकार जो है खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर, ये तमाम ऐसे जगहों पे जो है गांधी जी की जीत होती है। गांधी जी के नेतृत्व में हमारे बहुत सारे वीर सैनिक, हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी इनके सत्याग्रह में, इनके आंदोलन में कूद पड़ते हैं। जैसे भगत सिंह, आपने सुना होगा भगत सिंह, तमाम ऐसे भगत सिंह, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, ये तमाम लोग जो है इस दौर में आते हैं और गांधी जी का सहयोग करते हैं और गांधी जी का सहयोग करने के पश्चात भारत को आज़ाद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन है वो अचानक असहयोग आंदोलन
जो चौरी चौरा कांड के कारण स्थगित हो जाता है, इससे हमारे जो उग्र और जो हमारे क्रांतिकारियों के बीच जो है एक विश्वास और एक ऊर्जा जो रहती है वो कहीं ठंडी पड़ जाती है। और हमारा जो देश को आज़ाद करने का जो एक सक्रिय योगदान जो था वो धीमा पड़ जाता है। फिर जो है आपके इस 1917 के बाद जो है तमाम अंग्रेज ऐसे एक्ट पारित करते हैं जिससे यहाँ की जनता उग्र होती है, जैसे कि रॉबर्ट एक्ट, जिसके विरोध में जो है सभा जो जलियांवाला बाग में होता है उस पर जो है जनरल डायर द्वारा जो है अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती हैं, जिससे जो है 1000 करीब जो है वहाँ मजदूर उस जलियांवाला बाग में मारे जाते हैं। इससे हमारे देश के क्रांतिकारियों में जो है एक और जोश पैदा होता है और अंग्रेजों के प्रति जो है एक ऐसी नफरत पैदा होती है कि हर घर में जो है क्रांतिकारी पैदा होते हैं और हमारे क्रांतिकारियों को अपने देश को आज़ाद करने की इच्छा और भी प्रबल हो जाती है। फिर हमारा जो है आपका एक दौर ऐसा आता है 1930 का, जिसमें भगत सिंह की फांसी दी जाती है 23 मार्च 1930 को। 23 मार्च 1930 को फांसी का डेट रहता है, 24 मार्च 1930 को रहता है, लेकिन उन्हें जो है 23 मार्च 1930 को एक दिन पहले ही फांसी दे दी जाती है। भगत सिंह की फांसी भी जो है, उनकी कुर्बानी भी जो है भारतीय क्रांतिकारियों में एक और नया जोश पैदा करती है। और फिर जो है हमारे यहाँ और भी बहुत सारे जैसे क्रांतियाँ होती हैं। लास्ट में जो है आपके महात्मा गांधी भी इस बात को मानते हैं कि हमें जो है अब उग्र रूप धारण करना चाहिए और केवल सत्य और अहिंसा से ही जो है हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। तो लास्ट में वो भी जो है करो या मरो का नारा लगाते हैं और अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। हमारे सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी जो है अपने देश को आज़ाद करने के लिए अन्य देशों में अपनी सेना इकट्ठा करते हैं और जब वो देखते हैं कि करो या मरो यहाँ हमारा मिशन जो है अब सक्रिय है, तो वो भी अपने सेना को लेकर जो है भारत की आज़ादी के लिए कूद पड़ते हैं और अंततः जो है हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है। और फिर अंग्रेज जो है इस बात के लिए मजबूर हो जाते हैं कि हमें जो है भारत के लोगों को आज़ाद करना ही पड़ेगा और हमें यहाँ से अपने देश लौटना ही पड़ेगा। इस बात के लिए वो मजबूर हो जाते हैं और फिर अंततः जो है वह अपने एक कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है भारत के संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए करते हैं और 15 अगस्त 1947 का दिन जो है भारत की आज़ादी का दिन रखा जाता है और 15 अगस्त 1947 के बाद अपना देश आज़ाद हो जाता है। धन्यवाद।